वक्त हमें खाकान नजीब साहब माहिर माशियात हैं ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ भी हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कहिएगा ये जो सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है कि एससीओ में इस वक्त पाकिस्तान किस तरह से अपना जो एक एजेंडा है या अपने हवाले से जो बात है वो सामने रख सकता है? ज़ाहिर है डिफरेंट ममालिक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो ऐसे ममालिक हैं जिनसे आलमी सतह पर गुफ्तगू हो रही है। इसके अलावा इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत हो रही है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान को हर्डल्स हैं और आप समझते हैं कि सामने रखा जाए तो इसका कोई आउटकम निकल सकता है, कोई इसका सॉल्यूशन सामने आ सकता है? देखिए ना, अगर आप एससीओ का जायजा लें तो मैंने हमेशा कहा है कि ये 40% पॉपुलेशन है दुनिया की। सबसे बढ़ के जो पाकिस्तान एडवांटेज ले सकता है, एक तो ये है कि राहदारी आसान हो, कस्टम ट्रेड, इन चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट, चाहे वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अपैरल्स हैं, टेक्सटाइल हैं, इन सब में जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनमें फ़ायदा उठा सकता है। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर बेस जो है ये एक क्रिटिकल सेक्टर है जो पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट और फूड सिक्योरिटी और खत्ते की फूड सिक्योरिटी में पाकिस्तान के लिए एक जैसे कहते हैं एक इन द कमिंग 3 to 5 years एक खातिर सा एक्सपोर्ट मार्केट बन सकता है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो है वो तो ऑफ कोर्स सीपेक के अंदर अगर हम वाकई ऐसा काम करने को जैसे कहते हैं कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मूव करती है, तो एग्रीकल्चर के बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मूव करती है तो अगेन खत्ते के ममालिक में अगर सीपेक के अंदर चाइनीज इंडस्ट्री आती है यहाँ पे, वो एक्सपोर्ट लेड हो और बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ये एफर्ट किया जाए, ये वाकई ही एक्सपोर्ट लेड हो, तो इससे हम फायदा उठा सकते। ये दो तो बहुत एक जैसे कहेंगे ना क्लियर टास्क हैं जो होने चाहिए इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरी बात ये है कि एफडीआई जो है वो माइंस एंड मिनरल्स में जो पाकिस्तान में आ सकती है, ये एक तीसरी चीज़ है ताकि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट जो जीडीपी है उसको बढ़ाए। जो चौथी चीज़ है वो इस ममालिक को खुद रियलाइज करना है कि एट एन इक्वल लेवल इन सब को अपने इंटरेस्ट वॉच करते हुए इस रीजन की जो ट्रेड है, एससीओ की ट्रेड का जो हुजम है वो चंद साल पहले 200 अरब था, अब जो एस्टिमेट्स हैं वो 500 अरब डॉलर। इसको अगर आप ईस्ट एशिया के जो ममालिक में आसियान बना उससे कंपेयर करें तो वो कम अज कम इससे 6 गुना ट्रेड करते हैं। बिल्कुल हमें ये देखना है कि ये हम कैसे लेके आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का जो इंजन ऑफ ग्रोथ है वो तो हमें खुद डिटरमिन करना है ना। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इमीडिएटली और वो अगर एग्रीकल्चर है और अगर सर्विसेज सेक्टर है तो फिर जो यंग फोर्स है पाकिस्तान, जो यंग वर्क फोर्स है, तो उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं कि हम किस तरह फायदा उठा सकते हैं? ट्रेड को बढ़ाया किस तरह जा सकता है? आपने बताया कि आसियान ममालिक हैं वो भी बाहमी तिजारत 27% तक करते हैं। पहले शाम साहब भी बता रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका की जो तंजीम है ANFTA उनकी भी बाहमी तिजारत 40% से ज़ायद है। फिर इसके अलावा यूरोपीय यूनियन है, उनकी बाहमी तिजारत भी 50% से ज़ायद है। और जबकि SCO के जो कंट्रीज़ हैं बड़े अहम कंट्रीज़ हैं, ये 40% पूरी दुनिया की आबादी हैं, 25% मईशत रखते हैं, 32% GDP रखते हैं, उसके बावजूद भी ट्रेड बमुश्किल 5% ही हो पाती है। इसको बढ़ा किस तरह सकते हैं? देखिए ना, बढ़ाने के लिए तो जब तक ये ममालिक आपस में फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड जो है वो नहीं तय करते, कस्टम्स में आसानी, मूवमेंट में आसानी, वीज़ों में आसानी, पैसों की ट्रांसफर के लिए जो सेटअप होने हैं, वो पाकिस्तान की एक ब्रांच शायद नेशनल बैंक की वन ऑफ द कार कंट्रीज में थी, मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि उसको भी आगे चलाने की शायद नहीं हो पा रही जो हम कोशिश कर रहे थे। तो ये सारे फ्रेमवर्क जो हैं वो बने। अब असल बात ये है कि सोचना ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि ये सारे ममालिक जिनका आपने जिक्र किया है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं ऑन ट्रेड और हम क्यों नहीं करते? ये जो रीजन की बात कर रहा हूँ, देखिए एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जिन ममालिक की अभी आप बात करें इनमें जो सरकार का रोल है, जो स्टेट का रोल है, वो हेवियर है कंपेयर टू ईस्ट एशिया, कंपेयर टू यूरोप। वहाँ पे जो सरकार का रोल है वो फैसिलिटेटर का है। तो लोग इनोवेट करते हैं, लोग ही जाकर
ट्रेड के बैरियर्स को अबूर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जाती है। अब पाकिस्तान और ये जो दीगर ममालिक हैं, इनका हमेशा मसला ये रहा है कि हमने बहुत G2G काम करने की कोशिश की है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रशिया से अभी कुछ साल पहले हम कह रहे थे तेल आ रहा है पाकिस्तान, 30% सस्ता आ रहा है। आज हम खड़े हैं 2-3 साल गुजरने के बाद, कोई यही अहाता करे कि ऐसा क्या हुआ कि G2G मुआहदे हुए, हमारे लोग वहाँ गए, पर आज हम कोई खातिर खा इसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए कि जो सरकार का इम्पेटस होता है वो आता है फिर टूट जाता है। इसको रहना चाहिए, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बट जो असल इम्पेटस होता है वो इंसेंटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का टू अर्न अ प्रॉफिट, टू मेक अ मार्क, टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, टू क्रिएट न्यू मार्केट। अब ये इम्पेटस देने के लिए हमें इन लोगों को मौके, अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो ये काम कर सके। उसकी जो आमदियान सेटिंग है वो सारी करनी है SCO के ममालिक ने, SCO की जैसे कहेंगे फ्रेमवर्क। पाकिस्तान ने अगर तैयारी तो आई एम श्योर के की होगी, जिन एरिया का हमने जिक्र किया। एक और एरिया जो कल्चर और एजुकेशन है, जिसमें पाकिस्तान में हमने हमेशा कहा है कि टूरिज्म जो है उसको फरोग देना चाहिए। सो दैट इज अगेन द सॉफ्टर इमेज ऑफ पाकिस्तान, दैट इज द सॉफ्टर साइड ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम आगे लेकर जा सकते हैं। खाकान नजीब साहब, वन मोर थिंग, आई फील दैट कंसिस्टेंसी इज द की, लेकिन हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है। व्हाट डू यू थिंक कि ये कितना बड़ा एक फैक्टर है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो कंसिस्टेंसी की बात है, बट गेटिंग द पॉलिसी राइट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। राइट। अब आप खुद देखिए कि आप चाइना से CPEC 2 की गुफ्तगू कर रहे हैं और ये एक जैसे कहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अब आप 94, 2002 और 2015 की जो पावर पॉलिसी थी उसके अंदर जाकर ये कह रहे हैं कि जो मुआहदे हुए हम उनको रीथिंक करना चाहते हैं। हम चाइना से डेट रीप्रोफाइलिंग की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फर्स्ट गेट योर पॉलिसी साजी जो है उसमें प्रोफेशनलिज्म, रिसर्च, तहकीक पैदा कीजिए ताकि आप काम ऐसा कर सकें जो कि पॉलिसी सेटिंग 5 या 10 साल, जैसे आपने कहा, उसमें कंसिस्टेंसी तब आएगी जब पॉलिसी साजी में रिसर्च की डेप्थ होगी, फैक्ट्स और मॉडलिंग की बैकिंग होगी और वो प्रोफेशनल्स होंगे जो इसको पूरा कर सकेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान को अपनी थिंकिंग जो है वो वापस लेनी चाहिए जी। और ये जो रिलायंस है प्रोजेक्ट, ओवरसीज कंसल्टेंसीज, इससे निकल नहीं पा रहे हम, और जब भी निकल आएंगे तो एक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड रिच कंट्री है, एग्रीकल्चर, कॉटन, वीट, मेज, राइस रिच कंट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल। बिल्कुल ठीक है खाकान नजीब साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। ऐसी मसाइल से बाहर निकलेंगे, सूरत हाल पर काबू पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।